हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में हम एक स्टैट्यूटरी ऑर्डर को डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो स्टैट्यूटरी ऑर्डर है दैट इज रिलेटेड टू द नेशनल परमिट, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर द नेशनल परमिट देन यू हैव टू फुलफिल ऑल दीज कंडीशंस। तो यहाँ पे कुछ एडिशनल कंडीशंस की बात की गई है। ऐसा नहीं कि इससे पहले कोई कंडीशंस नहीं थी नेशनल परमिट के लिए, कुछ कंडीशंस थी, बट यहाँ पे कुछ नए कंडीशंस को इंसर्ट किया गया है। क्योंकि नेशनल परमिट की बात है तो इसलिए आपके लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। तो हम डिस्कस करेंगे क्या क्या एडिशनली आपको रिक्वायर्ड होगा अगर आप नेशनल परमिट आपके व्हीकल के लिए चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मोनू अकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। यहाँ पे हमारा वो जो जनरल स्टैट्यूटरी ऑर्डर है उसका सीरियल नंबर मेंशन है, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको याद नहीं रखना है। बेसिकली जब कभी भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन लाना होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, मतलब कौन से सेक्शन के पावर को यूटिलाइज करती है, तो वो है सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 212 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। बेसिकली 212 बात किसके बारे में करता है? पब्लिकेशन, कमेंसमेंट, लाइंग ऑफ द रूल एंड नोटिफिकेशन। कोई भी ऐसा चीज, नोटिफिकेशन, कोई गजट पब्लिश करना चाहती है तो गवर्नमेंट बेसिकली इसी रूल को इंप्लीमेंट करती है। अब सेकेंड चीज है जो दैट इज रिगार्डिंग द सब सेक्शन ऑफ 14, सब सेक्शन ऑफ 14 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 88 बेसिकली यूटिलाइज करती है गवर्नमेंट जब कोई अमेंडमेंट करना होता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को इंपावर किया गया है। बेसिकली इसका जो सब सेक्शन 14 है उसमें कहा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसके प्रोविजन से रिलेटेड रूल बना सकती है। तो बेसिकली सब सेक्शन का यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 को अमेंड किया है। क्या अमेंड किया है वो हम देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे मेंशन्ड है जो फर्स्ट सब सेक्शन है इसका अमेंडमेंट का, कि इसे हम कहेंगे 40th अमेंडमेंट ऑफ 2018। तो 40th अमेंडमेंट 2018 में ये अमेंडमेंट आया। ये सारी चीजें आपको ध्यान नहीं रखनी है, जो रखनी है आगे वो मेंशन किया गया है वो मैं आपको बता दूंगा। बेसिकली ये कब इंपावर होगा? एज यू नो कि जब गवर्नमेंट कोई रूल लाती है तो उसको जो गजट होता है ऑफिशियल उसमें पब्लिश करना होता है। तो वही सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। यहाँ पे जो रूल की बात की गई है दैट इज रूल 90। रूल 90 बात करता है एडिशनल कंडीशन फॉर द नेशनल परमिट। क्या एडिशनल कंडीशंस है नेशनल परमिट के लिए? अगर आपके व्हीकल को नेशनल परमिट चाहिए तो क्या क्या एडिशनल कंडीशन यू हैव टू फुलफिल। क्योंकि एडिशनल इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इससे पहले कुछ कंडीशंस थी, तो यहाँ पे कुछ नई कंडीशन इंसर्ट की गई है, इसलिए इनको कहा गया है कि दीज आर द एडिशनल कंडीशंस। अब यहाँ पे बात करते हैं ये सब सेक्शन 12 की। सब सेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 88। सब सेक्शन 12 क्या कहता है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है बेसिकली इससे रिलेटेड वो क्या कर सकती है, रूल रेगुलेशन बना सकती है। आपने देखे होंगे कि जो भी हमने चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर के लास्ट में आपको एक सेक्शन मिला जिसमें मेंशन किया गया होगा कि इससे रिलेटेड प्रोविजंस हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। कुछ मेंशन होगा इससे रिलेटेड प्रोविजन हमारी स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, वहां पे अलग अलग उनका ज्यूरिडिक्शन होगा। ये सारी चीजें हमने पहले डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पे जो हमारा सेक्शन है 88, इसका जो 12 सब सेक्शन है इसमें मेंशन किया गया है, और रूल मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई टू द रिलेशन ऑफ द ग्रांट ऑफ द नेशनल परमिट। तो जो भी नेशनल परमिट ग्रांट होगी इससे रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाएंगे सभी लोग उसको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। ये सारी कंडीशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी कि अगर आपके पास, आपको नेशनल परमिट लेना है, आपको नेशनल परमिट मिल गई है तो आपके व्हीकल पे एनपी मेंशन होना चाहिए या फिर नेशनल परमिट मेंशन होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी मेंशन होना चाहिए। कहाँ पे मेंशन होना चाहिए? आपके व्हीकल के फ्रंट पे और आपके व्हीकल के रेयर पे। अगर आप ट्रेलर यूज कर रहे हो, ट्रेलर बेसिकली जो सेल्फ पावर्ड नहीं होता है, जिसके पास इंजन नहीं होता है, उसे हम ट्रेलर कहते हैं। तो आपके ट्रेलर पे भी एनपी मेंशन होना चाहिए। यहाँ पे आप नेशनल परमिट ना भी लिखोगे तो चलेगा, बट एनपी मेंशन होना चाहिए उसके रेयर में एंड लेफ्ट साइड ऑफ द व्हीकल। यहाँ पे ट्रेलर की बात की गई है, तो आप पोजीशन से याद रख सकते हो, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, अगर कोई आपके पास ऐसी व्हीकल है जो डेंजरस गुड्स या फिर हैजार्ड्स को कैरी कर रही है, उस केस में वहां पे व्हाइट कलर का पेंट होना चाहिए। ऑलरेडी इसको भी हमने डिस्कस किया हुआ है। और वहां पे डिस्प्ले होना चाहिए क्लास लेवल। क्लास लेवल बेसिकली ये बताता है कि इसमें जो भी हैजार्ड्स जा रहा है वो किस टाइप का है, एक्सप्लोसिव है, फ्लेमेबल है, नॉन फ्लेमेबल है, एसिडिक है, पॉइजनिक है। ये सारी चीजें उसमें मेंशन होती हैं। एक्सीडेंट होने के कंडीशन में क्या होना चाहिए, ये सारी पूरा एक लेवल होता है। तो यहाँ पे जो इस लेवल की बात कर रहे हैं बेसिकली उस लेवल में ये चीजें मेंशन होती हैं। एक सिंबॉलिक मेंशन होता है कि ये एक्सप्लोसिव है, फ्लेमेबल है, नॉन फ्लेमेबल है, किस टाइप का है। और वहां पे पूरा एक चार्ट होता है। चार्ट में पूरा डेजिग्नेशन मेंशन होता है उस केमिकल का कि ये केमिकल है, कौन सा केमिकल है, किस टाइप का केमिकल है, एक्सीडेंट होगा तो क्या करना है, इसका एंटीडोट क्या है। ये सारी डिस्क्रिप्शंस होती हैं। तो ऑलरेडी इसको हमने डिस्कस किया हुआ है।
यहाँ पे नया एक चीज ऐड किया गया है कि जो भी व्हीकल है जिसको नेशनल परमिट चाहिए वहां पे फास्टैग ऐड होना चाहिए। अब ये फास्टैग क्या है, कहाँ से इसको लेते हैं, इसकी वैलिडिटी क्या होती है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, किस टाइप से इसको इम्प्लीमेंट किया गया, कौन कौन सी कंपनीज में इन्वॉल्व है, ये सारा डिस्कशन हम करेंगे जब हम फर्स्ट टैग को किसी वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप बस ये समझ लो कि जो फर्स्ट टैग होता है यहाँ पे हम इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, दैट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये हमारे व्हीकल पे एक तरह का टैग लगा होता है और डायरेक्टली हमारी व्हीकल पास हो जाती है टोल प्लाजा से, उसको रुकने की जरूरत नहीं होती है और स्पीड में ही टोल प्लाजा क्या करता है, उसको डिटेक्ट कर लेता है और जो भी टोल होता है वो ऑटोमेटिकली कट हो जाता है, क्योंकि जो फर्स्ट टैग होता है बेसिकली आपके करंट या सेविंग अकाउंट से ये लिंक्ड होता है, तो वहां से पैसा ऑटोमेटिकली डिड्यूस हो जाता है। डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे जब हम फर्स्ट टैग को डिस्कस करेंगे बेसिकली। तो ये कंपलसरी है ऑल टाइप व्हीकल के लिए, चाहे वो हैवी व्हीकल हो चाहे वो लाइट व्हीकल हो, सबके लिए ये कंपलसरी कर दिया गया है। कौन से व्हीकल के लिए, अगर आपकी लाइट व्हीकल हो, हैवी व्हीकल हो और आपको नेशनल परमिट चाहिए तब। अगर आप नेशनल परमिट नहीं चाहिए आपको तो जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट टैग लगाओ, उस टाइम के लिए कंपलसरी नहीं है। बट आप किसी भी टाइप के व्हीकल लिए हो, अगर आपको चाहिए कि आपको नेशनल परमिट यहाँ पे करना है, आपकी व्हीकल बेसिकली एम टाइप की हो, एन टाइप की हो, वो गुड्स कैरी कर रही हो या फिर पैसेंजर कैरी कर रही हो, तो वहां पे आपको फर्स्ट टैग लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, यहाँ पे फिटमेंट की बात की गई है। रेक्टोफिटर मतलब बेसिकली रिफ्लेक्टिव टाइप्स का एक टेप्स होता है जो दूर से बेसिकली लाइट पड़ने पे दिखाता है कि एक व्हीकल जा रही है, तो ये भी नेशनल परमिट की जो भी व्हीकल्स हैं सब में ये रिफ्लेक्टिव टेप्स लगे होने चाहिए। आपको याद रखना है कि नेशनल परमिट के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड चीजें हैं, क्या क्या वहां पे एडिशनली ऐड होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें, दैट इज व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम डिवाइस, ये भी लगा होना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी है बेसिकली, बहुत सारी चीजें ये इंप्रूव कर देती है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये जो व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम है जिसको हम AIS मतलब AIS 40 यहाँ पे अप्रूव किया गया था गवर्नमेंट के थ्रू कि ये सारी व्हीकल्स में लगे होने चाहिए अगर आपके व्हीकल्स को नेशनल परमिट चाहिए तो। अगर ये सारी चीजें नहीं लगी हैं तो आपके व्हीकल को नेशनल परमिट नहीं दी जाएगी। और अगर आपकी व्हीकल के पास नेशनल परमिट है तो आप ये काम नहीं कर सकते अगर किसी स्टेट ने इसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप कर सकते हो, ये स्टेट गवर्नमेंट का जुरिडिक्शन है। अगर कोई नेशनल परमिट की व्हीकल है सपोज करिए और कहीं किसी पर्टिकुलर स्टेट से, सपोज गुजरात से कोई लगेज लेती है और गुजरात में ही ड्रॉप करती है, तो इस टाइप का अगर गुजरात गवर्नमेंट इसको रिस्ट्रिक्ट किया तो ये काम नेशनल परमिट वाली व्हीकल नहीं कर सकती। कहीं की भी व्हीकल हो, कहीं पे रजिस्टर्ड हो, गुजरात की व्हीकल हो, यहाँ पे रजिस्टर्ड हो, उसके पास नेशनल परमिट है, यहाँ पे भी नहीं कर सकती है, महाराष्ट्र में जाके भी नहीं कर सकती है अगर उसके पास नेशनल परमिट है तो। और वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने इस टाइप की एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट किया। बेसिकली जो लोकल लोग होते हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ऐसा करती है ताकि वहां के जो लोग हों वो बेरोजगार ना हो, वहां के जो व्हीकल्स हैं उनको भी काम मिले, तो इसलिए इसको किया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ द फिटनेस। यहाँ पे वैलिडिटी को फिक्स किया गया है। जो आपका फिटनेस सर्टिफिकेट होता है व्हीकल के लिए, आपको पता है व्हीकल के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट कंपलसरी है, अदरवाइज आपकी व्हीकल अनरजिस्टर्ड मानी जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, इसकी वैलिडिटी क्या है, इस रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान रखना। ऑलरेडी हमने इसको पहले भी डिस्कस किया हुआ था। तो जो भी व्हीकल हैं जिनकी एज 8 ईयर से कम है, अगर आपकी व्हीकल की एज 8 ईयर या इससे कम है तो आपके व्हीकल का जो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस होगा उसकी वैलिडिटी 2 ईयर की होगी। सपोज करिए आपकी व्हीकल है 6 ईयर की, तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा रिन्यू होगा वो 2 ईयर का मिलेगा। अगर आपकी व्हीकल है 7 ईयर की तो वो 1 ईयर का मिलेगा, क्योंकि 8 के बाद उसको रिन्यू कराना होता है। तो 8 से ऊपर की जो भी व्हीकल है, जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, उनके लिए जो वैलिडिटी होती है हमारे फिटनेस सर्टिफिकेट की वो होती है 1 ईयर की। इसके साथ साथ कुछ और चीजें आपको ध्यान रखना है, ये भी हो सकता है पूछा जा सकता है। अगर कोई न्यू व्हीकल है, ब्रांड न्यू व्हीकल है जिसको डायरेक्टली आप मैन्युफैक्चरर या डीलर से परचेज कर रहे हो, तो उस व्हीकल के लिए, किसी भी टाइप की व्हीकल हो, उस व्हीकल के लिए यहाँ पे बेसिकली हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम नेशनल परमिट की बात कर रहे हैं। तो इस व्हीकल को यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस देने की जरूरत नहीं है। ये ड्रीम्ड कर लिया जाता है कि जो नई व्हीकल है उसके पास ऑलरेडी 2 ईयर का फिटनेस सर्टिफिकेट है, क्योंकि वो नई व्हीकल है और ब्रांड न्यू आप परचेज कर रहे हो। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि उसका मैकेनिकल टेस्ट ऑलरेडी हुआ है, जो मैन्युफैक्चरर है उसकी ऑलरेडी वारंटी होती है उसके फिटनेस टेस्ट का। तो इसलिए जो नई व्हीकल है उनके लिए ये सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस नहीं चाहिए। बाकी अगर कोई व्हीकल है तो जब तक आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, व्हीकल का ट्रांसफर, रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें आपकी नहीं हो पाएंगी। कुछ और पॉइंट यहाँ पे इंसर्ट किया गया है।
तो पहले, इसके पहले जो हमारी नेशनल परमिट की व्हीकल्स होती थी वहां पे 2 ड्राइवर होना कंपलसरी हुआ करता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब एक ड्राइवर रहेगा तो भी चलेगा, 2 ड्राइवर की जो कंपल्सन थी उसको हटा दिया गया है और व्हीकल का डार्क बाउल कलर बॉडी को इसको भी रिप्लेस कर दिया गया है। ये भी पहले रिक्वायर्ड था बट अब ये रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो भी नेशनल परमिट की व्हीकल है, यहाँ पे जो भी बातें हम कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू द नेशनल परमिट। एक बात को आप ध्यान रखना, अगर मैं बोलूं तो भी ना बोलूं तो भी, जो भी व्हीकल है अगर वो गुड्स कैरी कर रही है तो वो क्लोज बॉडी में होना चाहिए, ओपन बॉडी में वो गुड्स कैरी नहीं कर सकती। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है, तो एक्सेप्शन भी आप ध्यान रख लो। सपोज करिए कोई ऐसा गुड्स है जिसको आप क्लोज बॉडी में नहीं लेके जा सकते, उसको ओपन रहना है। सपोज करिए कोई ऐसा है जहां पे सड़ सकता है, वो कुछ भी ऐसा है, तो अगर कोई ऐसा गुड्स है जिसको आप क्लोज नहीं कर सकते तो उसको आपको कवर करना होगा। जैसे आपने देखे होंगे पॉली बैग से कवर किया गया रहता है, अक्सर जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल जाती हैं जैसे ट्रक्स वक्स आपने देखे होंगे, ब्लैक कलर की, व्हाइट कलर की जो पॉली बैग्स होते हैं उनसे कवर किया गया रहता है, तो इस टाइप से वो कवर होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रोवाइडेड फर्दर कुछ और एक्सेप्शन है। अगर कोई इनविजिबल नेचर का गुड्स है और जिसको बेसिकली आप कवर नहीं कर सकते, कुछ भी उसका रीजन हो स्पेसिफिक, तो उसको विदाउट कवर किए भी आप कैरी कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू द रूल 139, प्रोडक्शन ऑफ लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये बेसिकली हमारा रूल 39 की, जब कभी भी हमारी जो अथॉरिटी है आपसे रिकमेंड करेगी जो भी ड्राइवर होगा, कंडक्टर होगा, उसको डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने थे, उसको पहले फिजिकली प्रोड्यूस करना होता था, बाद में यहाँ पे इंसर्ट कर दिया गया कि उसको आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम में भी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये एक तरह से लीगलाइज कर दिया गया। ऑलरेडी हम सभी को पता है बहुत सारे जैसे डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स क्या है, वैलिड है, आप प्रोड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर दिया गया कि जैसे रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनके साथ साथ आपके पास ये डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए जिसे हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ पोल्यूशन चेक। तो आपके व्हीकल के पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ये भी यहाँ पे नेवली इंसर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे हम बात कर रहे थे आपके इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम 140 की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है एक तरह से आपके ट्रांसपोर्ट व्हीकल को डिजिटलाइज करता है। और जब हम रिसेंट एडवांसमेंट इन द ट्रांसपोर्ट व्हीकल या रिसेंट एडवांसमेंट इन द ऑटोमोबाइल हम पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमने बहुत इस टाइप के डिजिटल सिस्टम को किया था जहां पे फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन था, पेडिस्ट्रियन डिटेक्शन था, जो कोलिजन डिटेक्शन था, ये सारी डिटेक्शन के लिए हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करते हैं ये सारी चीजें डिस्कस किया हुआ था। तो यहाँ पे भी देख सकते हो इस टाइप की चीजें हैं। स्पीड अलर्ट है, आपकी जो फिक्स लिमिट है अगर आप उसको क्रॉस करते हो तो स्लिप मोड है, यहाँ पे फ्यूल डिटेक्शन है, ड्राइवर बिहेवियर है, लोकेशन का है, आपका इंजन कट का है, जोन अलर्ट, पुलिस अलर्ट, ये सारी चीजें इसमें हैं। डिजिटली ये मॉनिटर की जाएंगी, आपके ट्रांसपोर्ट व्हीकल में होना चाहिए कंपलसरी अगर आपके पास नेशनल परमिट है तो, ठीक है। तो बेसिकली एक तरह का ये इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम आता है, उसमें इनबिल्ट होता है ये सारी चीजें, तो आपको सेपरेट डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, कंपनियां बनाती हैं, आप डायरेक्टली उससे लगा सकते हो। किस तरीके से काम करता है, ये एक तरह का सिंबॉलिक फिगर है। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप क्या करोगे, सिग्नल भेजोगे, ये सिग्नल बेसिकली हमारे जो सैटेलाइट सिस्टम होते हैं वहां से कनेक्ट होगा, सैटेलाइट सिस्टम से ये नेटवर्क सिस्टम को जाएगा, नेटवर्क से हमारा जो नेशनल बैक्ड डाटा सेंटर है बेसिकली जहां पे इसको एनालाइज किया जाता है वहां पे जाएगा और इसके बाद ये कंट्रोल सिस्टम को भेज दिया जाएगा। जैसे आप कहीं पे भी हो, आपकी लोकेशन ट्रेस कर ली जाएगी, यहाँ पे आपके लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जाएगा और आपके लोकेशन पे जो कमांड कंट्रोल सिस्टम होगा उसके पास ये डेटा भेज दिया जाएगा कि यहाँ इस व्हीकल को पर्टिकुलर आपके लोकेशन पे है, इसको ये इमरजेंसी है, पहुंचा दो। जैसे यहाँ पे आपका एक्सीडेंट हो गया, आपने सिग्नल भेजा, तो बेसिकली उनको क्या चाहिए कि आप कौन से रोड पे हो, कौन से लोकेशन में हो, कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, ये सारी चीजें ट्रेस करके बेसिकली कंट्रोल सिस्टम को भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। हमने एक एक्सीडेंट का लिया, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो, ये सारे चीजें हैं जिनको हमारा एआई सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल करता है। यहाँ पे छोटे से कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको ट्राई करना कि आंसर दो। आज के हमारे इस लेक्चर पे हैं 3 ही क्वेश्चन है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।